बच्चों संगठन जैसे ही नाम हमारे सामने आता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसके अंतर्गत कई सारे तत्व शामिल किए जाते हैं, जैसे कि आयु लिंग का विश्लेषण, कि हमारे क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है उसका आयु लिंग किस प्रकार से है, निवास का स्थान किस प्रकार से है, निर्जातीय लक्षण किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, निर्जातीयता का मतलब होता है बाहरी रूपरेखा, शरीर की बाहरी बनावट के आधार पर विभाजन करना। जनजातियाँ कौन कौन सी है, कैसे निवास करती है, भाषा किस प्रकार की है, धर्म कौन सा है, विवाहित स्थिति कैसी है, विवाहित कितने प्रतिशत लोग हैं, साक्षरता कैसी है, या व्यावसायिक विशेषता, व्यक्ति कौन से किस प्रकार के सेक्टर में काम करते हैं, प्राथमिक में करते हैं, द्वितीयक में करते हैं, तृतीयक में करते हैं, आदि चीज़ें ये जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंतर्गत हम देखते हैं। पहला है बच्चों ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन के अंतर्गत बच्चों हम देखते हैं कि हमारे जो देश है या कोई राज्य है उसके अंदर के कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है अर्थात गाँवों में रहती है और कितने प्रतिशत व्यक्ति शहरों में या नगरों में निवास करते हैं। 2011 के डाटा के अनुसार हमने देखा बच्चों कि लगभग 68.8% जनसंख्या भारत की गाँवों में निवास करती है और 31.16% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसे इस पाई चार्ट के द्वारा भी बताया है 2011 की जनसंख्या ग्रामीण नगरीय संगठन। ठीक है बच्चों, अब इसके क्या कारण हैं कि नगरीय जनसंख्या में लगातार रूप से वृद्धि हो रही है। आज़ादी के बाद लगातार रूप से जनसंख्या का प्रवास ग्रामीण से नगरों की ओर बढ़ रहा है। इसके कौन कौन से कारण हैं ये हमारे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि मुख्य रूप से रोजगार और दूसरे प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ही व्यक्ति ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में जा रहे हैं और इसमें लगातार रूप से वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ नगरों में मिलने वाली सुविधाएं हैं, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, यातायात आदि प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से प्राप्त होने के कारण ही नगरों की ओर व्यक्ति ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में इन सुविधाओं का प्राय अभाव देखा गया है। हालांकि लगातार रूप से स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न सरकारों ने इस पर भारी प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि लगभग 31.16% व्यक्ति कहाँ हैं, नगरीय जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा भाषाई संगठन, कि व्यक्ति किस प्रकार की बोली या भाषा बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत विशाल देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की बोली और भाषाएं बोली जाती है। तो हमारे 1928 में एक सर्वे हुआ था, गियर्सन महोदय ने ये सर्वे किया था। इनके अनुसार 179 भाषाएं थी और 544 बोलियाँ थी। ठीक है बच्चों, और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। और बच्चों संविधान की 8वीं अनुसूची में हमने देखा कि 22 भाषाएं यहाँ पर अनुसूचित है, अर्थात संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ देखते हैं कि हिंदी सर्वाधिक लगभग 41% क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है और संस्कृत सबसे न्यूनतम 0.01% क्षेत्र में संस्कृत भाषा बोली जाती है। इसी के साथ कश्मीरी भाषा भी न्यूनतम क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि भाषाई संगठन किस प्रकार सा है। आइए मैप के द्वारा भी इसे एक बार हम देख लेते हैं कि इस मैप के अनुसार भारत के नक्शे में कौन कौन सी बोलियाँ, कौन कौन सी भाषाएं किस प्रकार से बोली जाती है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बच्चों कि सर्वाधिक क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हिंदी बोली अनेक राज्यों में बोली जाती है। इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम देखें बच्चों तो गुजरात राज्य में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। ठीक है बच्चों, ओडिशा में उड़िया भाषा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। उसी प्रकार असम में असमी भाषा, लद्दाख में लद्दाखी भाषा और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा, पंजाब और चंडीगढ़ के अंतर्गत पंजाबी भाषा बोली जाती है बच्चों। तो विभिन्न राज्यों में अपने अपने क्षेत्र के अनुसार विभिन्न भाषाएं बोली जाती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी विभिन्न राज्यों में, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है।
जो कि लगभग 41% क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ पर हमने ये भी देखा था बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि ये भाषा परिवार आखिर क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है बच्चों। तो भारतीय भाषा जो भारत के अंदर बोली जाती है वो 4 परिवारों के अंदर हमने इसे बांटा, ठीक है बच्चों। पहला है ऑस्ट्रिक परिवार, जिसे हम निषाद भी कहते हैं, इसका 1.38% क्षेत्र है। दूसरा है द्रविड़, लगभग 20% बोले जाने वाली भाषा है। चीनी तिब्बत, इसे किरात भी बोलते हैं, ये सबसे कम न्यूनतम 0.85% बोले जाने वाली भाषा है। और सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है भारतीय यूरोपीय, जिसे आर्य भाषा भी बोलते हैं, यह लगभग 73% क्षेत्र में बोली जाती है। अब इसको परिवार को हमने उप परिवार में बांटा है। ऑस्ट्रिक का 2 उप परिवार होगा, ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन, ठीक है बच्चों। उप परिवार के अंदर शाखाएं या वर्ग हो सकता है। तो ऑस्ट्रो एशियाई उप परिवार के अंतर्गत मौन, खमेर और मुंडा, ये 2 प्रकार के वर्ग या शाखा मानी जाती है। मौन खमेर जिस मेघालय निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्र में बोली जाती है बच्चों। मुंडा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का वर्ग कौन सा है? मुंडा। इसके बाद देखते हैं उप परिवार जो दूसरा है ऑस्ट्रोनेशियन, ये भारत के बाहर बोली जाती है। दूसरा जो परिवार है बच्चों द्रविड़ परिवार, इसके अंतर्गत उप परिवार ना होकर के 3 शाखा या वर्ग है, दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़। इन 3 शाखाओं के क्षेत्र कौन कौन से बच्चों? दक्षिण द्रविड़ का तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, मध्य द्रविड़ का आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, उत्तर द्रविड़ का बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो 2 परिवार हुए हमारे ऑस्ट्रिक और द्रविड़। ये अलग अलग परिवार का उप परिवार हो सकता है, उप परिवार से शाखा या वर्ग हो सकता है। शाखा वर्ग कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये इस प्रकार से एक विश्लेषण ठीक है बच्चों, ठीक है। तीसरा है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती या जिसे हम किरात भाषा भी बोलते हैं बच्चों, और यह न्यूनतम क्षेत्र में बोली जाती है, लगभग 0.85। इसके 2 उप परिवार है, तिब्बती म्यांमारी, दूसरा है सियामी चीनी। तिब्बती म्यांमारी को 2 हिस्सों में बांटा है बच्चों, तिब्बती हिमालयी और उत्तरी असम। तिब्बती हिमालयी कौन से क्षेत्र में बोलते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्र में तिब्बती हिमालयी बोलते हैं बच्चों। उत्तरी असम कौन से क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी असम शाखा बोली जाती है। दूसरा जो इसका उप परिवार है बच्चों सियामी चीनी, इसका वर्ग है असम म्यांमारी। यह असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में बोली जाती है। और सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा आर्य भाषा, जिसका दूसरा नाम है भारतीय यूरोपीय भाषा। इसका एक उप परिवार है इंडो आर्य। इसके 3 शाखा या वर्ग है। इसमें पहली है ईरानी या फारसी, जो भारत से बाहर ईरान नामक देश में बोली जाती है। दर्दी है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारतीय आर्य है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्रों में बोली जाती है। बच्चों इस देख करके एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर एक ही प्रदेश में अलग अलग शाखा, उप परिवार या परिवार कैसे हो सकता है? तो ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बच्चों कि एक ही राज्य में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं। जैसे हमारे राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में कहीं पर मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, कहीं पर मेवाड़ी बोलते हैं, कहीं पर ढूंढाड़ी, कहीं पर मेवाती, कहीं पर ब्रज आदि आदि बहुत सारी अनेक प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है। तो इस प्रकार से कौन सी बोलियाँ, कौन सी भाषा कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है, यह भी मायने रखता है। और एक ही राज्य में अनेक प्रकार की बोली और भाषाएँ भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों कि चौथा धार्मिक है हमारा धार्मिक संगठन। इसके अंतर्गत देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्म मतावलंबी कौन कौन से क्षेत्र में रहते हैं, उनका क्या प्रतिशत है, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य ये विभिन्न मतावलंबी के लोग रहते हैं और बड़े ही प्यार से, आराम से हजारों सालों से रह रहे हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 2001 और 2011 में कितने प्रतिशत जनसंख्या किस धर्मावलंबी समूह की है। धार्मिक समूह हिंदू है बच्चों पहला, इसके अंतर्गत 2011 में 79.8% जनसंख्या थी और 2001 में लगभग 80.5% जनसंख्या थी। मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों की 2011 में 14.2 और 2001 में 13.5
5 थी। ईसाई की 2.3, 2001 में भी 2.3। सिख जनसंख्या 1.7, 1.9। बौद्ध जनसंख्या 0.7 और 0.9। जैन जनसंख्या 0.4 और 0.4। अन्य जनसंख्या 0.7 और 0.6। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि 2011 और 2001 के विभिन्न धार्मिक समूह कौन कौन से हैं और इनकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। धर्म ज्ञात नहीं, एक नया डाटा 2011 की जनसंख्या में जोड़ा गया था बच्चों, कि जो व्यक्ति यह बताना चाहते हैं कि हमें हमारा धर्म ज्ञात नहीं, वो कितने प्रतिशत है? 0.2% व्यक्तियों को अपना धर्म ज्ञात नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से धार्मिक संगठन हमारे यहाँ भारत में किस प्रकार से यह हमें देखने को मिला। इसका एक मैप के द्वारा भी हम बच्चों बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र या कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में कौन से धार्मिक समूह की जनसंख्या ज़्यादा या कम है। यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है बच्चों कि ऊपर में बात करूँ तो कश्मीर में यहाँ पर मुस्लिम धर्मावलंबी संख्या ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है बच्चों, इन क्षेत्रों में हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या ज़्यादा है। और स्पेशल में बात करूं बच्चों तो अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म, नागालैंड में ईसाई, मिज़ोरम में ईसाई, ठीक है बच्चों, लक्षद्वीप में मुस्लिम, इस प्रकार के यहाँ पर पंजाब में सिख, चंडीगढ़ में कुछ मात्रा में सिख। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि विभिन्न धर्मावलंबी लोगों की संख्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से देखी गई है। यहाँ इस डाटा के द्वारा हमने देखा कि अलग अलग मतों के अलग अलग संख्या के दंड बार यहाँ पर दिए हुए हैं। इस चित्र के द्वारा हम ये आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, कि आखिर में श्रमजीवी जनसंख्या क्या होती है। बच्चों जो व्यक्ति, हमने देखा कि भारत की जनसंख्या में व्यक्ति क्या होते हैं? श्रमिक का कार्य भी करते हैं। तो श्रमिक अर्थात कार्य करना, रोजगार का कार्य करना। और हम देखते हैं कि कौन से व्यक्ति किस प्रकार के श्रमिक है, अर्थात उनको कितने दिन का कार्य मिल रहा है, कितने दिन का रोजगार उनको प्राप्त है। इसके आधार पर हमने 3 प्रकार के श्रमिक यहाँ पर विभाजित किए: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ऐसे श्रमिक जो 183 दिन से अधिक है, अर्थात 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं। वर्ष में 6 माह से अधिक, 183 दिन से अधिक जो रोजगार प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं बच्चों मुख्य श्रमिक। उसके बाद करते हैं 183 दिन से कम, अर्थात 6 महीने से कम जो रोजगार प्राप्त करते हैं बच्चों, वो कहते हैं सीमांत श्रमिक। और ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल भी रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अश्रमिक। इन दोनों की संख्या बच्चों 2011 के डाटा के अनुसार 39.8, लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पर मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक की थी। इसके बाद देखते हैं अश्रमिक। ऐसे व्यक्ति जो कार्य नहीं करते हैं अश्रमिक कहलाते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी तादाद में लगभग 60.2% जनसंख्या क्या ऐसी है बच्चों? अश्रमिक है। यहाँ पर ये भी देखना है बच्चों कि आश्रित जनसंख्या और बेरोजगार भी है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं आश्रित जनसंख्या और बेरोजगार। अब ये आश्रित जनसंख्या क्या होती है बच्चों? आश्रित जनसंख्या होती है बच्चों यहाँ पर वृद्ध जनसंख्या। वृद्ध जनसंख्या कौन सी? जो कि 60 वर्ष से ऊपर की हो। साथ में बाल जनसंख्या, ऐसी जनसंख्या जो कि 15 वर्ष से नीचे हो। ठीक है बच्चों, तो 15 वर्ष से लेकर के और 59 वर्ष तक, ठीक है बच्चों, 15 वर्ष से 59 वर्ष तक की जो जनसंख्या होती है उसे कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कार्य करने के सक्षम होती है। और इसके अलावा जो जनसंख्या होती है उसे हम कहते हैं आश्रित जनसंख्या, क्योंकि यह जो जनसंख्या होती है वृद्ध और बाल वर्ग, यह आश्रित होती है कार्यशील जनसंख्या पर। तो ये क्या होती है बच्चों? अश्रमिक होती है। साथ ही बेरोजगार, ऐसे व्यक्ति जिनको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, हालांकि वो रोजगार प्राप्त करने के लायक हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो भी इस जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखा कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन किस प्रकार से है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि ये जो श्रमजीवी जनसंख्या है और कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना कार्य करती है। इस चार्ट के द्वारा हम इसको एक देख सकते हैं कि प्राथमिक
सेक्टर में, द्वितीय सेक्टर में और तृतीयक सेक्टर में कितनी कितनी जनसंख्या 2011 के डाटा के अनुसार कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर में काम करती है। यदि मैं संख्या की बात करूँ तो जनसंख्या में लगभग 16,54,47,075 पुरुष है और 9,75,75,398। टोटल बात करूँ तो 26 करोड़ के आसपास टोटल व्यक्ति किसमें है, प्राथमिक सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक जो स्त्री है वो प्राथमिक सेक्टर में काम कर रही है तीनों सेक्टर में, और सर्वाधिक पुरुष वो भी प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही तृतीयक सेक्टर में भी कुछ पुरुष काम कर रहे हैं और द्वितीय सेक्टर में भी कुछ पुरुष काम कर रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या है स्त्रियों की किसमें है, प्राथमिक में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल व्यक्ति यहाँ पर 26 करोड़ व्यक्ति प्राथमिक सेक्टर में, लगभग 1,83,00,000 व्यक्ति द्वितीय सेक्टर में और 20 करोड़ व्यक्ति लगभग तृतीय सेक्टर में काम कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि मैं प्रतिशत में बात करूं बच्चों तो 54.6% व्यक्ति किसमें लगे हुए हैं, प्राथमिक सेक्टर में। प्राथमिक सेक्टर से तात्पर्य होता है बच्चों कि कृषि और अन्य प्रकृति प्रदत्त जो कार्य हैं उनके आधार पर काम करना। ठीक है, जैसे मत्स्य पालन करना, खनन करना और दूसरी प्रकृति से प्राप्त जो चीज़ें हैं उनका यूज करना, उनका उपयोग करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर में कितने हैं, 54.6% व्यक्ति कार्य कर रहे थे 2011 के, 3.8 कर रहे थे द्वितीय सेक्टर में और 41.6 व्यक्ति कर रहे थे तृतीय सेक्टर में। यदि मैं इसे कंपेयर करूं बच्चों 2001 की जनगणना से तो 58.2% प्राथमिक सेक्टर, 4.2 द्वितीय सेक्टर और 37.6 तृतीय सेक्टर में काम कर रहे थे। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बच्चों कि 58 से घटकर 54% लगभग हो गया 2001 से 2011 में, अर्थात प्राथमिक सेक्टर में जनसंख्या लगातार रूप से कम हो रही है, प्रतिशत इनका कम हो रहा है और तृतीय सेक्टर में यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम सेक्टर से शिफ्ट होकर के तृतीय सेक्टर में जनसंख्या शिफ्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, इसे सेक्टरल चेंज हम बोलते हैं। यहाँ पर सेक्टरल चेंज कैसा हुआ, प्राथमिक से द्वितीय और तृतीयक में यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, अर्थात ये विकास का एक द्योतक भी होगा। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जैसे जैसे भारत विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो प्राथमिक सेक्टर से व्यक्ति किस प्रकार की ओर सेक्टर मूव कर रहे हैं, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे जो अतिरिक्त जनसंख्या है जो कृषि और दूसरे प्राथमिक सेक्टर में यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ इनका कार्य दूसरे प्रकार के सेक्टर में भी किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आज हमने यहाँ पर पढ़ा भारत की जनसंख्या का संगठन। इसमें विभिन्न प्रकार के संगठन पढ़े। पहला पढ़ा था नगरीय ग्रामीण संगठन, फिर भाषागत संगठन, फिर धार्मिक संगठन और फिर श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भारत की जनसंख्या का संगठन पढ़ा। धन्यवाद।